अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम थ्योरी का, तो उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कशन शुरू की थी, हमने कहा था कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं, उनका रोल क्या है, किस तरीके से हम जो है ना उसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा कि जहाँ पे हम जिक्र करते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसके साथ साथ हम हमेशा इस सिचुएशन को नहीं देख सकते। हम कहें कि यार हम जो है ना जितना ज़्यादा लेबर को यूटिलाइज करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अप टू सम एक्सटेंड हमारे रिटर्न्स जो है ना वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो है ना हमारे लिए मजीद फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार एक बंदा ये काम कर रहा है, ड्रेस बना रहा है, काट रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये तो एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है, बहुत स्लो स्लो काम हो रहा है। तो क्यों ना मैं जो है ना चार पांच बंदे हायर कर लूँ और उनसे ये काम ले लूँ। तो चार पांच बंदे जो है ना अगर वो इस चीज़ को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आपके पास जो है ना आपके यूनिट्स कम होंगे और आपके जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जिक्र किया था किस तरीके से जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं दैट इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या कहा था कि हम जो है ना जो फैक्टर्स वगैरह को ऐड कर रहे हैं, हम जो है ना जो मैनिटरी नॉन मैनिटरी जो है ना उसमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह का जिक्र करते हैं या पेमेंट्स उसके लिए पे करते हैं, तो ये हमारी सारी की सारी कॉस्ट आती है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि एक लेबर की जगह पे दो या तीन यूज कर रहा हूँ, तो उन लेबर्स को भी तो कुछ ना कुछ मैं पे करूंगा। अगर मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मजीद, तो उसके बदले में मैं अगर लोन ले रहा हूँ कहीं से, तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट पेमेंट करूँगा। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो शेयर्स के बदले में मैं क्या दूंगा, डिविडेंड्स वगैरह पे करूँगा। तो उसके ऊपर मेरी कोई ना कोई कॉस्ट तो आएगी, मुझे उसको भी एनालाइज करना होगा। तब कहीं जाके मुझे अपने तमाम के तमाम जो है ना डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि मुझे कितने फैक्टर्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, तभी जाके एक प्रॉपर एस्टिमेट मुझे बन सकता है। तो इसलिए कहता है कि कन्वेंशनली स्पीकिंग इन मार्केट इकोनॉमीज all types of business identities need some resources to produce their products. In order to obtain and use these resources, firm faces some monetary and non-monetary opportunity cost and foregone benefits payments such that rewards of factors of production. These monetary payments and opportunity costs collectively frame the firm's cost of production. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या होता है कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो इकोनॉमीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या करते हैं, वो जो है ना किसी रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सके। जैसे अगर एक जो है ना बिजनेस है, हम जिक्र करते हैं ड्रेस का, तो ड्रेस बनाने के लिए क्या कर रहा होता है, वो कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कैपिटल यूज हो रहा है, एक एंटरप्रेन्योर आएगा जो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है, वो इस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो सारे के सारे कुछ ना कुछ जो है ना वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि वो उसकी तरफ जा सके। और जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना पेमेंट्स उसके कर रहा है, चाहे वो जो है ना मॉनेटरी पेमेंट्स हो, पैसों में हो, या फिर नॉन कैश हमारे पास जो है ना जिसमें हम जो है ना जिक्र करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनका जिक्र करते हैं कि वो जो है ना किसी तरीके से वो कॉस्ट इनकर कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उनके इसके बदले में क्या करना होगा, कोई ना कोई रिवॉर्ड पेमेंट तो करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा फ्री में तो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप उसको कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे होगे। तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे पास मॉनिटरी पेमेंट्स आ जाती हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है नॉन मॉनिटरी, ठीक है, पेमेंट्स, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है कि हमारा उस प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है। प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो बिना कॉस्ट के तो नहीं बन रहा, बल्कि उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट हमारी इनकर हो रही होती है, तो वो भी हमें देखनी पड़ती है। तो पहली चीज हमारे पास जो इसमें आ जाती है दैट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। कहता है कि डीलिंग विद फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, we come across two different points of view. One is accountant and other is one is the economist point of view. An accountant considers all those expenditure as cost of doing business, which he records in expenditure account only. Conversely, an economist, the expenditure showing in account books is only one part of the total cost, terms as explicit cost. ठीक है, कहता है कि हम जो है ना क्या कर रहे होते हैं
कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो हम उसको दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं या दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना हमारे वहाँ पे मौजूद हैं। एक अकाउंटेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इकोनॉमिस्ट का है। अकाउंटेंट कहते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी हम जो है ना एसेट को यूजफुल बना रहे हैं, हम उससे काम लेने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, लेट्स से आपने क्या किया, कराची से जो है ना मशीनरी मंगवाई, तो कराची से मशीनरी आई, उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ, फिर उसको इंस्टॉल करने पे जितना खर्चा हुआ, और फिर उसने जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो तब तक जितने आपके खर्चे हुए, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि एसेट के ऊपर जितने आपके पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए उसने कहा कि एक्सपेंडिचर एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विच ही रिकॉर्ड्स इन एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर उसको वो क्या करता है कि इस तमाम कॉस्ट को एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करता है कि ये मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर हमारे जो है ना जो एसेट के ऊपर हमारे पैसे लगते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो जो है ना आपके पास किस तरीके से इसको बयान करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारे पास बेसिकली क्या है। वो कहता है कि एक्सपेंडिचर हमारे पास कहता है कि वो सिर्फ अकाउंट बुक्स में ही शो होता है, उसका एक हिस्सा। ठीक है, कि शोइंग एन अकाउंट बुक इज ओनली वन पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। कि एक्सपेंडिचर सिर्फ उसका एक पोर्शन है एक कॉस्ट का। ठीक है, जो वहां पे हमारे पास किताबों में पड़ा हुआ है, और हम कहते हैं कि जी हमने कितने अमाउंट जो है ना वो स्पेंड कर ली है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास है वो और चीजें भी उसमें शामिल है। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह भी आ जाती है। तो जो कॉस्ट हमारी जो है ना बुक्स में पड़ी हुई है, हमारे अकाउंट्स में पड़ी हुई है, अकाउंट की बुक में पड़ा हुआ है, जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जहाँ पे कहता है कि अगर हम जिक्र करते हैं और जो कॉस्ट हमारे पास हो रही है, जो हमने कहा कि नॉन मॉनिटरी है, कि इन इकोनॉमिक थ्योरी देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉस्ट टर्म एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज आल्सो क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग। कि हमारे पास ये जो अनसीन हम जो है ना जो है ना हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मॉनिटरी टर्म्स में हमारे पास नहीं आइडेंटिफाई होता, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने उसको अवेल नहीं किया और दूसरे को अवेल कर दिया, तो जिसको आपने छोड़ दिया वो आपके पास क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो आपने अवेल नहीं की। लेट से आपने क्या किया कि आपको जॉब मिल रही थी, आपने जो है जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, तो जॉब जो आपको सैलरी दे रहा था वो क्या हो जाती, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती। तो कहते हैं कि टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास क्या हुई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि वो कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स जो आपके बुक्स में लिखे हुए होते हैं, जो आप वहां पे रिकॉर्ड करते हो, और उसके साथ साथ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते थे, आपने उसको छोड़ के इसको अपनाया हुआ है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट बनाते हैं। सो इसकी एग्जांपल उन्हें दी हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। कहते हैं कि जैन इज सर्विंग समवेयर वेयर ही गेट्स रुपीज 1 lakh per month. Now, for some reason, he has decided to run his own business. Thus, the salary he has sacrificed to start his own business is designated as opportunity cost or implicit cost. क्योंकि वो अच्छी भली तनख्वाह हासिल कर रहा था, लेकिन उसने क्या कर लिया कि वो 1 लाख रुपीज जो सैलरी उसको मिल रही थी उसको छोड़ के उसने कारोबार शुरू करने का फैसला किया। तो वो जो 1 लाख रुपीज की अपॉर्चुनिटी उसने जाया कर दी, वो उसकी क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, कि जो उसने अवेल नहीं की और वो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करके चला गया। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, तो कहता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फंक्शन इसके क्या होंगे। जैसे हम पहले उसका जिक्र करते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमने जो है ना रेवेन्यू के जो है ना इफेक्ट्स को देखा, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग रन इफेक्ट बड़े मैटर करते हैं। क्योंकि जैसे हम जो है ना डिमांड और सप्लाई का जिक्र करते हैं, तो हम मार्केट में क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना सप्लाई की जब पहले पहले मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है, चीजें महंगी होना शुरू हो जाती है, तो शॉर्ट रन में हमारे पास ये इफेक्ट होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो जाता है कि वो चीजें मार्केट में ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं और प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे मास्क को ही देख लें। ठीक है, सो मास्क क्या था, इनिशियली आपके पास जो है ना मार्केट में शॉर्टेज हुई, चीज मौजूद नहीं थी, उसकी डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई। हर बंदे ने देखा कि उसमें अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। और फिर एक पीक टाइम आया कि जब हमारे पास मार्केट में इतने ज्यादा मास्क हो गए और खरीदने वाले जो है ना कम हो गए, क्योंकि ऑलरेडी सबने परचेज कर लिए थे। तो फिर हमारे पास क्या होना शुरू हो गया, सरप्लस बनना शुरू हो गया, इजाफी मास्क रह गए। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो है ना डिमांड खत्म हो गई और प्राइस वापस डिक्रीज होना शुरू हो गई।
द सेम एज इट इज, जहाँ पे हम जो है ना कॉस्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो कॉस्ट फंक्शन भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कुछ इफेक्ट्स हमें जो है ना शो करता है। कहता है कि सेम एज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सब सेक्शंस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस आर यूज्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, whereas the long run cost functions are used in the long run business strategies। ठीक है, कि जैसे हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे मैंने अभी भी कहा कि हम जो है ना जिक्र कर देते हैं वहां पे प्रोडक्शन के फंक्शंस में, तो हमने कहा था कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ने हमें क्या बताया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट्स पता है हमारे पास। इसी तरीके से ये भी जो है ना हमें शॉर्ट और लॉन्ग रन के बारे में बताता है, इसके कॉस्ट फंक्शंस। शॉर्ट रन हमारे पास जो होगा फंक्शन, वो किसके साथ एसोसिएट होगा, जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। और जब हम लॉन्ग रन का जिक्र करेंगे तो लॉन्ग रन मीन स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और लॉन्ग टर्म जो है बिजनेस स्ट्रेटेजीज उसको इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो है ना शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और उसको हम फैमिली ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। कहता है कि शॉर्ट रन इज डिजिग्नेटेड टू अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट फैक्टर इज फिक्स्ड, while in long run firm is able to alter all its input resources as discussed in production function। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट था वही हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। शॉर्ट रन में हमने क्या कहा था कि एक फैक्टर जो है ना हमने कहा था कि कांस्टेंट होगा, दूसरा वेरिएबल होगा, जो हमने कहा था कि कैपिटल हमारे पास क्या हुआ कांस्टेंट था, लेबर हमने कहा कि वो वेरिएबल है। वाइल लॉन्ग रन में हमने क्या कहा था कि सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, वो अल्टर होंगे, वो चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए कहता है कि a fixed input factor is that which remains unchanged while making any change in output, whereas the variable factor fluctuates the variation in output. Accordingly, the fixed cost is the cost which a firm compensates to its fixed input factors and remains unchanged during the production function। ठीक है, कि वही पुरानी बात कि फिक्स्ड इनपुट क्या होता है कि वो हमारे पास इनपुट जो हमारे पास चेंज नहीं होगा। फिर क्या है कि हमारे पास आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास बदल रहा है। जैसे हमने कहा कि हमने एक फैक्टर को कांस्टेंट लिया था, हमने कहा था कि बिल्डिंग वही थी, हमने हॉस्टल की एग्जांपल ली थी कि हॉस्टल वही था, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा लोगों को कंपनसेट करना शुरू कर दिया, वहां पे लेकर आना शुरू कर दिया। तो वन फैक्टर वाज कांस्टेंट, दैट वाज फिक्स्ड इनपुट फैक्टर, और उसके बाद हमारे पास हमारा आउटपुट चेंज होना शुरू हो गया। वेरिएबल का क्या था कि जो हमारे पास चेंज होने वाला था, तो हमें क्या कहा था के विल बी वेरिएबल के हमारे लेबर विल बी एल विल बी वेरिएबल के लेबर हमारे पास चेंज हो रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि जहां पे हमने बात की फिक्स्ड कॉस्ट की, तो वो कॉस्ट कौन सी होगी कि जो क्या करेगा, जो फिक्स्ड इनपुट फैक्टर के साथ होगा, जो उसको कंपनसेट करेगा। बाकी हमारे पास जो है ना क्या होगा, जो रिमेनिंग फैक्टर है वो चेंज होगा, जिसको हमने क्या कहा वेरिएबल कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट्स अलोंग वेरिएशन प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमें लेबर वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी हमारी तो हमें लेबर और उसकी जरूरत भी कम पड़ेगी। तो मैथमेटिकली हमने क्या कहा कि फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, कहता है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट किस चीज के बराबर हुई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ते हो कि अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो हमारी कॉस्ट होती है, खर्चा होता है, वो एक फिक्स्ड होता है, एक हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, घर में अगर आप देख रहे हो तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो क्या होता है कि रेंट आपको मंथली देना पड़ता है। जितना आपने जो है ना रेंट किया, वो डिसाइड किया था, आप हर हाल में उसको मालिक को पे करोगे। वेरिएबल क्या होता है, आपके घर के रूटीन के खर्चे, कि जितना ज्यादा फूड यूटिलाइज होगा उतना ज्यादा फूड लेकर आओगे, खर्चा ज्यादा होगा। जितना आप कम जो है ना स्पेंड करोगे उसके ऊपर, यूटिलाइजेशन कम करोगे, वो कॉस्ट आपकी कम होगी। जब मंथ का एंड होगा तो आप जब उसकी कॉस्टिंग करोगे तो आप यही कहोगे ना कि टोटल मंथ का कॉस्ट मेरा खर्चा कितना आया। तो वो खर्चा आप दोनों शामिल करोगे कि मेरा जो रेंट था वो कितना था, और मेरे पास जो वेरिएबल खर्चा था मेरा वो क्या था। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम इसको मैथमेटिकली शो करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी किस चीज के बराबर है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एवरेज कॉस्ट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जब हम एवरेज कॉस्ट का जिक्र करेंगे, जैसे हम मार्जिनल और एवरेज का जो है ना जिक्र करते थे, तो कहते हैं कि जब हम एवरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास किस बराबर आएगी, तो कहते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितनी हमारी होगी टीएफसी, डिवाइड करेंगे हम उसको क्वांटिटी पे। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि फैक्ट्री में डिफरेंट किस्म के फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चलती रहती हैं। कहीं पे वेयर हाउस हमने लिया हुआ है, कहीं पे हमने जो है ना सैलरीज फिक्स पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये हमारे पास जब सारे के सारे हम जो है ना फिक्स कॉस्ट को लेंगे, तो हम क्या है, जब एवरेज वाइज उसको देखेंगे तो हम उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास किसके बराबर है, कि टोटल हमारी जितनी फिक्स कॉस्ट बन रही है उसको हम क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ऑन एवरेज कितना कितना फिक्स कॉस्ट एक एक आइटम पे हो रहा है इनकम।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो रही है, तो कहता है कि टोटल एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कि हमारे पास जो है ना, जैसे हमने कहा कि फूड वगैरह, तो हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं कि यार पर हेड जो है ना कौन कितना फूड खा रहा है, तो हम उस वेरिएबल को जो है ना ले लेंगे और उस पर क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे कि कितने लोग घर में मौजूद हैं जो उस फूड को यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जी कितना जो है ना ऑन एवरेज आपके घर में वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से कहता है कि जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास ऑन एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है, ठीक है, अब हमें एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता, हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो फिर एवरेज टोटल कॉस्ट के हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, कि सेम एज इट इज हमारे पास फार्मूले में जस्ट वो वेरिएबल के नाम चेंज हो रहे हैं, हमारे पास जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं उनके नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी फार्मूलाज हमारे पास ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं। इसलिए कहता है कि फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन वी कैन डिराइव द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, इसी के बेसिस पे टोटल जो हमारे पास कॉस्ट है, इसी से हमने क्या किया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना दी, क्योंकि ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, हमारे पास एएफसी के बराबर है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है कि नहीं है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है, तो हमने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या डिवाइड जो है ना हमारे पास माइनस हमने क्या कर दिया था, हम जो है ना वहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, हमने कहा कि हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल जो है ना वेरिएबल कॉस्ट हमारी जितनी हो रही थी वो हमारे पास टोटल कॉस्ट को बना रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमने जिक्र किया, हमने कहा कि हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट किस चीज़ के बराबर होगी, कि हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट जितनी आ रही है उसमें से हम वेरिएबल को निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, हम कितना जो है ना खर्चा उस पर कर रहे हैं, कितना हमारे पास उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो हम इस तरीके से इसको जो है ना क्वान्टिफाई करते हैं। सो कहता है कि where the marginal cost or incremental cost is the additional cost of producing an extra unit of given product, ठीक है, marginal cost आता तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आप एक एक्स्ट्रा जो है ना क्या करते हो कि फैक्टर ऐड करते हो, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इनकर हो रही है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कॉस्ट कहलाता था। तो कहता है कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, की हमारे पास स्लोप बताते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है ना जो हमारे टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए कहता है कि जो है ना मार्जिनल कॉस्ट एमसी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, हमारे पास टोटल कॉस्ट में कितने चेंज आया, पहले क्या था और अभी जो नया फैक्टर हमारे पास ऐड हुआ उससे क्या इफेक्ट पड़ा, डिवाइड कर देंगे हम उसको चेंज बाय क्वांटिटी के, पहले कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, कहता है कि फॉलोइंग इज द हाइपोथेटिकल डेटा शोइंग अ फर्म्स टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो इन्होंने क्या किया, हमें एक डेटा प्रोवाइड किया, कहता है कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 1028, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है ना देखें तो सेम रह रही है, क्योंकि फिक्स्ड विल बी फिक्स्ड, चाहे एक चीज पहले प्रोड्यूस हो रही हो, 10 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी अपनी एक लिमिट तक फिक्स रहेगी, फिर उसके बाद जब हम क्या करेंगे कि एक नया जो है ना जगह या कोई वेयर हाउस या उसका इंतजाम करेंगे, तो फिर हमारे पास हमारी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी। फिर हमने कहा वेरिएबल है तो वो वेरी कर रहा है, वो हमारे पास जो है ना वो कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, जितने यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो भी उसके साथ बढ़ रही है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कहा कि टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये चीज बन गई। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई तो हमने क्या कहा कि हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमने कहा कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्यों हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमने क्या कर दिया कि हमारे पास जो कॉस्ट आ रही थी, ठीक हो गया, हमने उसके ऊपर उसको डिवाइड कर दिया। फिर हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखें तो सेम एज इट इज हमने वही मेथड यूज किया, तो इसी के बेसिस पे जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या है, टोटल एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या कहा कि हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, हमारे पास जो है ना और चेंज इन हमने कहा कि हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट में चेंज, पहले हमारे पास कितना आ रहा था टोटल कॉस्ट, हमने कहा कि हमारे पास 10 था, ठीक है, और अब जो है ना 19 हो गया, तो 19 में से हमने क्या कर दिया, 10 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 9 बच गया, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 9 बच गई। तो इस तरीके से हमने अपने मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट किया। So इसी के बेसिस पे कहता है कि जी by plotting the numbers given in the table along a defined axis, the graph below shows that the TFC remains, total fixed cost remains independent of the level of output, while TVC, total variable cost, is changing its position in output variation, and TC, total cost, is responding correspondingly,
ठीक है कि वही सिंपल सी बात के ग्राफ में भी ये चीज शो की गई है कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास है वो तो फिक्स्ड है, उस पर तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो सेम लाइन चलती रहेगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है तो वो हमारे पास अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जितने यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास टोटल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट इज ऑब्वियस दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल से क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो दोनों पे बेस कर रही है टोटल कॉस्ट, तो वो दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन है कि टीएफसी प्लस टीवीसी का कॉम्बिनेशन है, तो वो इसके उससे अप जा रही है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखें तो टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द फिक्स। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे रखा, क्वांटिटी को क्यों पे रखा, तो फिक्स जहां से शुरू हुई थी वो फिक्स की फिक्स ही रह रही है, वो 10 के साथ ही कनेक्टेड है। जहां पे हमने कहा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो वो हमारे पास देखें तो वेरी कर रहा है, जितने यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ठीक हो गया, उसी के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। बाइक की एग्जांपल जहन में रखें, ठीक है कि मैंने कहा था कि अगर आप बाइक घर में ठहराई हुई है तो पेट्रोल टैंकी में वैसे का वैसा रहेगा, जितना ज्यादा बाइक को इस्तेमाल करेंगे उतना पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या हो रही है, वो उसी के हिसाब से चेंज हो रही है। और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जब जमा हो गए तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बना लेता है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या कर रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था, टोटल कॉस्ट से आगे था। इसीलिए कहता है कि अगर हम देखें इस पॉइंट के दरमियान और हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को देखें तो दोनों के दरमियान हमारे पास जो है ना क्या आ रहा है, गैप आ रहा है कि नहीं, वेरिएबल और कॉस्ट के दरमियान, दोनों के दरमियान भी डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर हम देखें तो क्वांटिटी को देखें और हमारे पास टोटल कॉस्ट वो इससे हायर आ रही है, ठीक है, वो इससे ऊपर आ रही है। और हम देखें तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल के दरमियान भी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के दरमियान भी हमारे पास अपने डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि इनके दरमियान हमारे पास जो है गैप्स क्यों नजर आ रहे हैं, तो पहले रीजन में क्या कि फिक्स्ड विल रिमेन द फिक्स्ड, वो तो चेंज नहीं हो रहा। वेरिएबल हमारे पास क्वांटिटी वाइज बढ़ रहा है, जितना जितना हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। और फिर जब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो जाएंगे तो इससे टोटल कॉस्ट बनती है। तो इस टोटल कॉस्ट की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो भी ऊपर मूव होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि जी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व, उसका क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, तो कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट क्या होगा। कहता है कि बाय अरेंजिंग एन एवरेज एंड मार्जिनल नंबर्स शोन इन द टेबल बिफोर curves corresponding to different cost behaviors of a firm during a production process are graph। ठीक है, कि ऊपर हमने क्या कहा कि हमने वेरिएबल और उसके कॉस्ट की जो है ना वहां पे बना दिया था मार्जिनल का। तो कहता है कि ड्यू टू टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी इज फॉलोइंग। ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब हमारे पास बढ़ रही है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो क्या हो रही है, वो हमारे पास जो है ना फॉल हो रही है along विद लार्जर आउटपुट, क्योंकि आउटपुट हमारे पास ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमारी कम हो रही है, तो जितना जितना हम क्या कर रहे हैं कि हॉस्टल की एग्जांपल ध्यान में रखें कि जितने ज्यादा लोग हम अकोमोडेट कर रहे हैं हमें उतना ही कम रेंट देना पड़ रहा है, हम उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात कहता है कि एवीसी एवरेज कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एवरेज हमारे पास डिक्रीज हो रही है, देन डिक्रीजेस एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पैटर्न ऑफ एटीसी as is same as ABC because it is the sum of both ATC is equal to AFC plus average variable cost। ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ फिर, कहता है कि जैसे हमारे पास जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की जो है ना हमने जिक्र किया था, हमने कहा था कि इनिशियली तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इतनी नहीं होगी, ठीक है, वो जो है ना हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें जो है ना बढ़ती जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे जो आउटपुट है वो उसके वजह से क्या हो जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट वो भी जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जैसे वेरिएबल कॉस्ट हमारी एवरेज कम हो रही है। तो इसीलिए कहता है कि ये क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, फिक्स भी आ रही है और वेरिएबल भी आ रही है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो हमारे पास क्या हुआ सिचुएशन कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो देखें तो हमारे पास इनिशियली वो डाउन होती जा रही है। क्यों डाउन होती जा रही है, क्योंकि अभी हमने कहा कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसके साथ ऑपोजिट में चल रही है हमारे फिक्स के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे ग्राफ में देखें, ठीक है, जो टेबल हमारे पास गिवन है तो उसमें हमने क्या कहा, मार्जिनल को देखें 9 है और टोटल एवरेज को देखें तो वो 19 चल रही है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल का फार्मूला चेंज है, हमारे पास वो उसके जो है ना चेंज को फाइंड कर रहा है, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट होकर तो हमारे पास कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, और वो जो हमारे पास टोटल एवरेज कॉस्ट है वो हमारे पास क्या कर रहा है, एवरेज और फिक्स को ऐड कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा ऑब्वियसली आएगा। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो हमारे पास इनिशियली डिक्रीज एंड देन ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड।
एवरेज टोटल कॉस्ट को देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज और फिर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है हमारी कॉस्ट, ठीक हो गया, और फिर आहिस्ते से एक पॉइंट पे डिमिनिशिंग रिटर्न के पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो दोबारा इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। देन हमने कहा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इनिशियल हमने क्या कहा, वो डिक्रीजिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वो चीज़ जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगी हमारे उस पॉइंट तक जहाँ पे हमने कहा कि उस पॉइंट तक, एक पॉइंट तक जो है ना हमारे पास ये चीज़ें कम होती जाती हैं, उसके बाद दोबारा से ये कॉस्ट हमारी जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो डॉटेड लाइन पे देखिए वो हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम कैपेसिटी तक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही हॉस्टल की एग्जांपल कि हमारे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा जब इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो है ना हमारे हॉस्टल का खर्चा मज़ीद कम से कम होता जा रहा है। तो हमारे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो है ना प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, उतने ही हमारी ये कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे कंपनीज़ जो है ना, चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मुल्क के लिए तो चीज़ें बना रहे हैं, तो वो अपने मुल्क के साथ-साथ क्या कर रहे हैं, वो दूसरे ममालिक के लिए भी चीज़ें बना रहे हैं। तो फैक्ट्री तो चल रही है, खर्चा तो उसका हो चुका है मशीनरी पे, तो क्यों ना अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी चीज़ बना लें। तो जितना ज़्यादा वो उस मशीन को यूटिलाइज़ करे, उसकी कैपेसिटी को, उसकी कॉस्ट मज़ीद फिक्स्ड कम होती जाती है। लास्ट में हमारे पास क्या कहता है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, कहता है कि फर्म इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। Marginal cost is also termed as the incremental cost, such that cost of producing an extra unit of product and firm can avoid it by not producing that extra unit, which firm do not feel feasible during course of production period. For average cost, a firm cannot entitle a specific amount of cost to any particular unit. As ATC, average total cost, is the average cost of producing couple of units rather than any particular unit. That is why marginal cost is designated as decisive for the firms whether to produce whether ठीक है spelling mistake है book में यहाँ पे, ठीक है, whether to produce more or few units of a product or at what stage a firm should stop operating its plant. In later section of this chapter we will see more of its role with clarity. ठीक है, कहता है कि इसकी बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या कर रहा है, वो बेटर जो है ना अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है? वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास इंक्रीमेंटल है, तो वो क्या कर रही है कि आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप कहते हो कि जी मैंने जो है ना इससे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करानी, ठीक है, तो वो जो हम एक्स्ट्रा यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं तो कंपनी उसको अवॉइड करती है। क्यों अवॉइड करती है? क्यों क्या है कि वो कहती है कि यार मैं जब इसको जो है ना एक्स्ट्रा को यूज़ करूँगा तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा, ठीक है, मेरी कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो इजीली हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है कि फॉर एवरेज कॉस्ट की अगर हम देखें तो फर्म कैन नॉट टाइटल अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू एनी पार्टिकुलर यूनिट, कि वो एक खास अमाउंट हमारे पास जो है ना एक खास जो है ना यूनिट के लिए असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि एवरेज का जिक्र हो रहा है तो एवरेज तो सबके लिए फिर वही की नंबर देगा। तो कहते हैं कि as ATC is the average cost of producing couple of units rather than any particular, कि वो एक खास यूनिट के बारे में हमें नहीं बता रहा कि यार ये एक यूनिट वाकई में कितने का बन रहा है, बल्कि वो हमें जनरल बता रहा है कि यार इन तमाम यूनिट्स के ऊपर आपका इतना खर्चा आ सकता है। तो वो जो है ना हमें क्या कर रहा है कि ऑन एवरेज बता रहा है तमाम की तमाम चीजें। इसलिए कहता है कि दैट इज व्हाई मार्जिनल कॉस्ट इज डिजिग्नेटेड एज डिसिसिव कॉस्ट फॉर फर्म। ठीक है कि ये फिर ज़्यादातर मार्जिन हम इसीलिए जो है ना इम्पोर्टेंस उसको देते हैं कि ये हमें क्या करे, हर एक यूनिट के बारे में बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट एक काम करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, एक नया लेबर आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, एक और एक्स्ट्रा जो है ना यूनिट कंज्यूम होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए whether to produce more or few units of a product or at what stage a firm should stop operating its plant, उसको ये भी पता चल जाता है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग, यार मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से पॉइंट पे मैंने क्या करना है अपने इनपुट को स्टॉप कर देना है कि बस इसके बाद मैं जो है ना मजीद इनपुट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उससे अब मजीद कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस किस्म के डिसीजन मेकिंग में हमें जो सबसे ज्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है वो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहता है कि जी हमारे पास कर्व्स के बारे में बताया, कहता है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी कर्व्स एंड कॉस्ट कर्व्स, marginal and average products move conversely with marginal and average products when variable input factors such that labor is coupled with fixed input factor, law of diminishing return also called law of increasing cost। ठीक है कि जहां पे हम देखें तो मार्जिनल हमारे पास क्या हो रहा है, जब बढ़ रहा है तो हमारे पास एवरेज कम हो रहा है,
क्यों? क्योंकि एवरेज तो हमें तो वहाँ का एक एवरेज यूनिट बता रहा है, मार्जिन हमें स्पेसिफिकली हर एक यूनिट के एडिशन। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट किस तरीके से मूव कर रही है और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से हमारे पास जो है ना रिएक्ट कर रही है। तो कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स डाउन after touching its upper limit. At the same time, marginal cost also turns into its increasing phase, but after touching its minimum. कि हमारे पास क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड होना शुरू हो गया, ठीक है, और टच किसको कर रहा है हमारे पास, कि जो अपर लिमिट है हमारे पास टोटल कॉस्ट की, ठीक है, और सेम टाइम पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कम होना शुरू हो गई है, ठीक है, कि वो जो है ना जब हमारे पास बढ़ना शुरू हो गया मार्जिनल कॉस्ट, तो हमारे पास वो किसको टच कर रहा है कि उसका जो एवरेज कॉस्ट था उसका वो मिनिमम चल रहा है। यहाँ पे ये इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे चल रहा था, यहाँ पे ये मिनिमम पे एवरेज कॉस्ट चल रहा है। तो ये जब इंक्रीजिंग पे आया तो मिनिमम को टच कर रहा है, वहां पे जब वो डिक्रीजिंग पे आया तो वो क्या कर रहा है कि उसके मैक्सिमम को टच कर रहा है। तो इसीलिए कहता है कि इन प्रोडक्टिविटी कर्व द मार्जिनल एंड एवरेज कर्व्स आर इक्वल एंड एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। Conversely, in the cost section, marginal cost equals average cost equals average where average cost is minimum. ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के परस्पेक्टिव से पॉइंट हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है। कहता है कि प्रोडक्टिविटी कर्व में जब हम जिक्र करेंगे तो क्या होगा कि मार्जिनल एंड एवरेज कर्व्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कि हमारे पास जब प्रोडक्टिविटी है तो जब हमारे पास एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम पे जा रहा है, ठीक है, तब हमारे पास ये चीजें इक्वल होंगी। और मार्जिनल कॉस्ट का जब आप जिक्र करेंगे तो वो कब इक्वल होगा? जब हमारे पास एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे जा रही है, मैक्सिमम पॉइंट ऊपर की तरफ है उसका, जब ये मिनिमम पॉइंट पे जा रही हो, तो तब हमें जो है ना पता चलेगा कि हमारे पास ये कॉस्ट क्या हो रही है, वो इक्वल आ रही है। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिक्र किया कि पेपर के पर्सपेक्टिव से ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे एमसीक्यूज में आते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जो है ना हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, उसका इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ता है, किस तरीके से ये हमें इफेक्ट कर रही होती है, और फिर हमने जो है ना मार्जिनल कॉस्ट क्यों यूज करना है, हमें टोटल कॉस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना। फिर अक्सर जो एमसीक्यूज आता है वो इस चार्ट से आता है जो हमें अभी ये देखा, ठीक है, कि आपके पास आता है कि वो कौन सा पॉइंट है जब आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होती है। और फिर आपके पास कहता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो क्या होती है, वो मिनिमम पे होती है, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मैक्सिमम पे जा रही थी। ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, इस पे इक्वालिटी कौन से पॉइंट पे आती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके ये पोर्शन मजीद इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे पास जो है ना बार बार रिपीट होते जाते हैं, इससे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।